जी जी। निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज हमारे साथ जो चैनल में आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा की महिला मोर्चा की। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी एडवोकेट है हाईकोर्ट के जयपुर से। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी दंडी स्वामी जी है और प्रयागराज से जुड़ते हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और ये नेशनल प्रवक्ता भी है। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त पुरी जी, सबको शुभ मंगल कामनाएं। जय जय। ये क्या हो रहा है भारत में? रेल जिहाद, पटरी जिहाद, जिहादों की लाइन लगी हुई है और जिहाद तो इतना हो रहा है कि आप अब रुकते नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि जिहाद का अब नाम भी चेंज करने जा रहे हैं ये लोग और कुछ जिहाद और करने जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ ब्रह्मदत्त पुरी जी, रेल जिहाद क्या आसान टारगेट है क्या? जहां देखिए आप रेल जिहाद कर रहे हैं ये, और रेल जिहाद किस तरह से अभी देखिए इन्होंने जो रेल जिहाद किया है, पटरी जिहाद, कानपुर, सूरत, एमपी, रामपुर, ट्रेन ट्रैक्स पे सिलेंडर रखे गए हैं, बड़े बड़े लोहे के रॉड्स रखे गए हैं, टंकियां रखी गई हैं पत्थर की। यहां तक कि किसी भी तरह से लोको पायलट जो ट्रेन का होता है, उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए सब एक्सीडेंट्स को रोक दिया है। अभी अभी 3:30-4 बजे एक मालगाड़ी के सामने कानपुर में सिलेंडर रख दिया गया, जो हमारा घर का सिलेंडर होता है वो रख दिया गया। उसको भी लोकल पायलट ने देख के गाड़ी रोक के सिलेंडर को हटाया। जी। अब आप सोचिए कि ये इस तरह की घटनाएं कहां तक चलेगी और कहां तक ये आस्था से खिलवाड़ करेंगे। जी बोलिए ब्रह्मदत्त पुरी जी। जी 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 जी, ये बात सही है और बहुत चिंतनीय विषय है। ये संपूर्ण भारत के लिए है। ये किसी की घटना व्यक्तिगत नहीं है या किसी विभाग की घटना नहीं है। ये हमारे संपूर्ण देश के लिए है और यहाँ का संदेश विदेश देश और देशों में भी गया होगा। तो क्या हुआ कि ये पहले ये जो जितनी घटनाएं होती थी, सिलेंडर घटना, प्रेशर कुकर बम, ये सब बनाते थे ये लोग। अभी वो टीम लगी हुई है इस काम में। मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि ये कुछ राजनीतिक आकर्षण प्रेरित कुछ टच है इन लोगों का, कुछ ऐसा अनुभव है मेरा। उसका कारण है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए यूपी में और या भारत में इनकी सरकार चल रही है, ठीक ठाक नहीं चल रही है। ऐसा कुछ मतलब कुछ तनाव करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्रकारी जो है, ऐसा कुछ कट्टरवादी पार्टी में भी कट्टरवादी होते हैं कुछ, तो वो कट्टरवादी लोग जो है इस वक्त ऐसी शैतानी कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं भोले भाले और ऐसे लोगों को कि वो उस काम के लिए कि तुम ऐसा कर लो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ये शेड्यूल है इनका कि देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इसके साथ पहला प्रमुख मुद्दा है यही है कि यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक टचिंग तो जरूर लग रही है हमको। कोई राजनीतिक जो है सीख है कि जो इस तरह की मतलब ऐसी घटनाएं करो, जगह जगह क्षेत्र में करो, ताकि पूरा भारत में ये बदनाम जाए कि मोदी के कार्यकाल में ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात इसलिए ये आ रही है कि ऐसी घटनाएं वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि अब वो बौखला गए हैं। तमाम जो है इनकी पोल पट्टी खुल रही है। तमाम जो ये कट्टर इस्लामिक जो लोग हैं इनकी हर बातें उगल कर आ रही है अब सामने, और भारत की जनता और हिंदू जो है अब जागृत हो गया है। वो समझने लग गया है कि ये होता क्या था हमारे साथ। अभी तो लोग भीतर भीतर अंडरग्राउंड गुपचुप रूप से ये सब शैतानी कर रहे थे, जब पकड़े जा रहे हैं तो अब ऐसे में अभी देखो कई साधु के भेष में पकड़े गए। उत्तराखंड में बहुत तकड़ा अभियान चला हुआ है। वहाँ जो है तमाम साधु के भेष में घूम रहे हैं राख मल के, और वो जब उनके आईडी पूछी तो वो बांग्लादेशी निकले। हरिद्वार में जो है बांग्लादेशी बैठ के वो जो है भगवया कपड़ा डाल के और हर की पैड़ी में पकड़े गए। वहाँ दुकान होटल चला रहे थे। तो कहने का मतलब है इनका आज नहीं है
ये बिग जी, ये जो है बहुत समय से चल रहा था। मेरे को तब लोग मजाक समझ रहे थे। 40 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेशी। केवल मेरे साथ राजनाथ सिंह जी बोलते थे इस बात को, नेताओं जी ने भी ये बात नहीं करी। राजनाथ सिंह जी हमेशा बराबर बोलते रहे। हमारे साथ में राजनाथ सिंह जी बोलते थे हमेशा, बांग्लादेशी और घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, उनकी ये तर्ज जी शुरू से आरंभ से और 40 साल से मैं सुन रहा हूँ। एक ऐसे नेता है जी जिन्होंने ये बात उठाई, नहीं तो किसी नेता ने इस बारे में चर्चा नहीं की आज तक। जी जी अब दूसरी बात ये कि हम हमेशा बोलते रहे कि यहाँ देश के अंदर बहुत घुसपैठी हो रही है, संख्या बढ़ रही है, देश का जो है अराजकता फैल रही है, यहाँ की इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ देश में अच्छा नहीं हो रहा है। अब ये नहीं है कि आजकल ही ये कार्य ये चर्चा हम कर रहे हो, बहुत कई बार हम कह चुके हैं कि ये इस तरह की इनकी ओछी हरकतें तब होती हैं, ये लोग तब करते हैं ऐसी घटनाएं कि जब देख लेते हैं कि अब ठीक ठाक स्थिर रूप से सरकार चल रही, भारत में शांति है, कुछ कारण हरकतें हैं, तो सब तरह ये लोग देखो, जी इसी काम में लगे हैं, पटड़ियों में पत्थर रख रहे हैं। एक वीडियो हमने भेजी थी, वो शायद आपको मिली हो या ना मिली हो। उसमें एक छोटा सा बच्चा जो है, भाषा तो पंजाब की लग रही है, अंकल जी, ओ अंकल जी, नहीं अंकल जी, ऐसा तो ये पंजाबी भाषा लग रही थी हमको। तो मेरे को लगा जी कि शायद वो हरकतें अरे पंजाब साइड में ब्रह्मदत्तपुरी जी, हुआ है, ऐसा आप हमको क्या कहना प्रतीत हुआ चाहते है। हैं? इस जिहाद के पीछे पंजाबी लोग हैं क्या? किसी पर्टिकुलर? नहीं, हमारा कहना जी ब्रह्मदत्त जी। हमारा है कि हमारा कहना है कि एक विशेष कर रहा है, कर रहा था, तो अब लेकिन वो कर रहा जी था तो उसका कान पकड़ पकड़ के उससे वो पत्थर हटवा रहा था वो पटड़ी से। तो जी एक जी बात जी ये हो गई, ये भी चर्चा का विषय है और इसमें भी समझने का विषय कि अपने अपने बच्चों को सावधान रखें, बच्चा ऐसे हरकत न करे। वहां रेलवे पटड़ी में इस तरह पाया गया तो आतंकवाद की धारा लगेगी और वो माँ बाप जिम्मेदार होंगे जो अगर ऐसा बच्चा भी कोई करता है। एक जी 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 सुझाव बिल्कुल है। सही। दूसरी जी जी इसके साथ ये बात है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि जो यंग और जवान लोग भी हैं। अब तो पहले आतंकवादी अनपढ़ होते थे, गंवार होते थे, उनको पकड़ के भेज देते थे, मरना और मारना है। अब ऐसा हो गया, बड़े बड़े डिग्रियां करके आ रहे हैं भारत में, घुसपैठ कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग जानते हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बम बनाना जानते हैं, कैसे ब्लास्ट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे उसको जो है किस तरह से जो है रिमोट से संबंधित यूज रखना करना। है। तो वो बड़े जी जी जर्नल माइंडेड और जर्नल इंजीनियर का काम है ऐसी घटना कर रहा। ये जो आप जी जी बता रहे हैं कि वो जो सिलेंडर रखा गया, सिलेंडर जो जी उन्होंने रखा है, सिलेंडर भी इसी कड़ी पर है। ये आतंकवाद की कड़ी है, ये जी कट्टरवादियों जी की और बाहर के देशों से। और कुछ ऐसा हमको लग रहा है कि कनाडा से शायद और इधर से भी कोई कनेक्शन न जोड़े, क्योंकि कुछ लोग पकड़े गए हैं तो वो उसका बदला सही लेने के लिए शायद हो सकता है कि ऐसी कोई घटनाएं सही करा कह रहे हैं सकते हैं। आप। हो सकता है कि बाहरी तो ताकतें हमने भी कई हमारे बार सरकार को हिंदुस्तान को चेताया है। कमजोर करने के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है कि नियत में खोट जी, हो, आस्था पे चोट कर रहे हैं ये और लोग। जी जी, जी इसका बोले। इसका क्योंकि हम अभी देश के विषय पर ही चर्चा नहीं, बल्कि विदेशों से भी कहाँ लिंक है, इनके तार जुड़े होते हैं, ये यहाँ अपना जाल फैलाते हैं भारत में और तब ये घटनाएं अंजाम देते हैं कि भारत की को कैसे बिगाड़ना है। एक ट्रेन की करोड़ अरबों रुपए हो जाता है, जी बाकी इकोनॉमी को ठीक बिगाड़ने का क्षेत्र नहीं ठीक होता है। है कि ताकि वो ठीक है जो ब्रह्मा जी, बच्चा है आपके पास मैं दोबारा हो आऊंगा। जाए और आपका थोड़ा ऑडियो ठीक नहीं है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आपके पास दोबारा आऊंगा ब्रह्मदत्तपुरी जी। हमारे साथ वंदना तिवारी जी भी जुड़ी हुई हैं। वंदना तिवारी जी से पूछ लेते हैं जरा। वंदना तिवारी जी, रेल जिहाद इतना ज्यादा बढ़ गया है और पटरी जिहाद, रेल जिहाद कह लीजिए, यानी जिहाद का एक नया कैटेगरी आ गया है। क्या जिहादियों को एक रेल जिहाद करने से ही लाखों लोग मर जाएं, इसके अंदर हजारों लोग? क्योंकि आप देखिए, रेल एक ऐसी मतलब यात्रा की सुविधा है भारत में, इसके अंदर छोटे से छोटा आदमी भी ट्रेवल करता है और बड़े से बड़ा लोग भी ट्रेवल करता है और रेलें खचाखच भर के जाती हैं। ये हो सकता है इनके दिमाग में भरा हो कि ये रेल को अगर हम टारगेट करते हैं
तो मैक्सिमम कैजुअलिटी जो है रेल्स की होती है। आप इसे कहां तक सहमत हैं कि रेल टारगेट्स ये लोग जो लेके चल रहे हैं, हो सकता है इनके पीछे मंशा यही हो, नंबर 1। नंबर 2, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको बाहर से फंडिंग आ रही हो कि रेल जिहादी करो और यूपी में ज्यादा करो, क्योंकि यूपी से काफी ज्यादा ट्रेनें चलती भी हैं। जी बोलिए वंदना जी। सर ये वैकल्पिक नहीं है सर, ये पूर्वतः ज्ञापित है। मैं कहूंगी अच्छा। इसको स्टैंडर्ड वाइज लिया जाए। सर जिहाद जो शब्द है ना सर, ये आक्रांतकारियों द्वारा लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना, पीटना, धमकाना, यानी हर तरह से आतंकित करना और लोगों जी। को खात्मा करना, इस विषय के लिए जी। जिहाद शब्द जोड़ा गया है सर। यूज किया। जिहाद जी। इनका एक ऐसा शब्द है सर, इस जिहाद को वो किसी भी एंगल से जोड़ सकते हैं सर। और इनका सबसे बड़ा मकसद होता है कि जहां भीड़ हो, जहां संख्या ज्यादा हो, वहां करें तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब कम समय में एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें किस तरह से प्रभावित रहे, किस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, इनका कुछ भी नहीं है सर। इनका कोई नैतिक रोल नहीं है। इनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि इन्हें अगर इन केसों में इनको तैयार किया जाता है सर, इनको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है इन केसों में, यानी जिहाद करो, भले इसके लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़े, तुम ये समझ लेना कि तुम सीधे अल्लाह ताला के पास जाओगे। मैं किसी एक जाति से संबंध करके ये बोल रही हूँ सर, और आपके प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ सर। ये मुस्लिम जो लॉ को प्रायोरिटी दी गई भारत में, ये मुस्लिम लॉ की प्रायोरिटी का सबसे बड़ा भुगतान किसको हुआ सर? हमारे भारत देश को हुआ सर। जिहाद पर जिहाद, इनके एक्सपेरिमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले शुरू में जैसा कि महाराज जी भी बता रहे थे, कुकर ब्लास्ट होता था सर, किसी स्कूटी में डाल दिया जाता था, कुछ भी दिया जाता था, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में डाल दिया जाता था, मार्केट में रख दिया जाता था, ब्लास्ट होता था। और वैसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मरे या नुकसान हो, ऐसी इनकी मंशा शुरू से रही है सर। अब चूंकि इसके लिए सरकारें पूर्वतः अपने आप को और सुचारू करती गई, जैसे अभी भी डॉग स्क्वाड लेकर के पुलिस घूमती है सर, मतलब पेट्रोलिंग चलती है। तो अब इनके जो तरीके इन्होंने क्या किए सर, क्योंकि सबको पता है सर, अगर किसी के दिमाग में फितूर है तो उसे पता है सर कि एक एंगल अगर मेरा पकड़ा गया तो मुझे कहीं ना कहीं दूसरा एंगल ढूंढना पड़ेगा, ताकि उस पर लोगों का ध्यान न जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा निशाना कर सकूं। बिल्कुल सही कहा। रेल एक भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी शक्ति है सर, कि जिसमें ना सिर्फ आर्थिक मदद होती है सरकार को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक ही बार में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या बल इसमें जाती है सर। आवागमन का सबसे अच्छा साधन है सर। हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा साधन माना जाता है सर। जिसको भी थोड़ा बहुत अगर जल्दी ना हो, तेजी ना हो, तो वो फ्लाइट वगैरह पकड़ना पसंद नहीं करते सर। फ्लाइट एक्सपेंसिव भी हो जाता है सर। रेल इस मामले में अभी भी जितनी दूरी हम तय करते हैं सर, उसका किराया उससे बहुत कम है। तो सर ज्यादातर मैक्सिमम लोग, और सर ऐसी भी ट्रेनें हैं जो मेट्रो ट्रेन कहलाती हैं, जो शहर में ही चलती हैं सर, उनकी भी व्यवस्था इसीलिए की गई कि एक ही डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो कम से कम किराए में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सके सर। अब इनका पूरा इंडिकेशन उसके ऊपर आ गया है। इनको पता है एक बार में ये 1000, 1500, 2000, 5000 लोगों को किस तरह से आतंकित करेंगे, किस तरह से उनका नुकसान पहुंचाएंगे सर। रेल जिहाद के लिए मजेदार बात मैं ये बताऊं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बहुत क्लियर बता रही हूँ, 7 से 8 वीडियो मैंने बनाए हैं सर, और वो भी रेल में बैठने के बाद बनाए हैं सर। मैंने बना करके और पीएमओ में रिकॉर्ड पर भेजा है सर।
जहां जी पर मैंने लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में प्लास्टिक के झुग्गी बना करके और रहते हुए उनकी गतिविधियों को देखा है सर। वो रेलवे के किनारे कहीं किसी मतलब जहाँ कचरा फेंके जाते हैं वहां भी बैठ के ये लोग शराब पी रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे होते हैं, पत्थर चलाते हैं सर इनके छोटे छोटे बच्चे। तो मतलब ये पूरी तरह से तैयार है सर। जब रेलवे के आसपास, पहली बात तो रेलवे के आसपास घर होने ही नहीं चाहिए। घर तो ये है ही नहीं सर, ये झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं सर, टेम्पररी बेसिस झुग्गी पे बनाते झोपड़ियां हैं। हैं जी, हाँ, टेम्परेरी और ये रोहिंग्या है सर, ये बांग्लादेशी भी हैं, ये पाकिस्तानी भी हैं सर, ये और मुस्लिम कंट्री से भी आए हुए लोग हैं जो हमारी जी इकोनॉमिकल कंडीशन को खराब तो कर ही रहे हैं सर। भेड़ करेक्ट, बकरियों की तरह इनकी औलादों को पालने के लिए हिंदू अपना टैक्स दे रहा है सर। एक मिडिल बिल्कुल फैमिली सही अपना कहा। टैक्स दे रहा है। टैक्स पेयर हैं हमारे लोग जो वर्किंग है सर। जी जी इनके बच्चों को पालने के लिए हमने नहीं, इनको खुदा अगर देता है तो खुदा से ही मांग लो ना, खाना पानी रहना करेक्ट, सहना सब कुछ खुदा से मांग लो। हमारे टैक्स पर आप क्यों पाल रहे हो? अपने सुअर जैसे पूरे भेड़ बकरियां बना रखी है आपने। ये हमारे इसके संस्कार नहीं है सर। इसको पालना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सर। ये आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को काउंटर करूंगी सर कि निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार को गिराने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है, मंशा हो करेक्ट, सकती है कि मोदी जी को बिल्कुल बदनाम सही, करे, योगी जी को बदनाम करे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको बदनाम करे। लेकिन मैं बदनाम साथ में करें। ये भी कहूंगी कि मोदी जी को और योगी जी को, इन लोगों के ऊपर भी, इनकी गतिविधियों के ऊपर भी पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। उखाड़ फेंकिए वहां से, हटाइए उन्हें। इतनी देर क्यों बिल्कुल लग सही। रही है? आप लोग जी जी जब जनता के लिए आप लोग हर साल भेजते हैं, उनके जनगणना करवाते हैं सर, ये जब जनगणना में है नहीं, उठाओ निकालो और एकदम बाहर फेंको। अगर आपके हाथ में नहीं है, फिर मैं कह रही हूँ आर्मी लगाओ, बाहर फेंको। जी जी ये हमारे नहीं है सर, और ये सिर्फ आतंक फैलाने आए हैं और इनको प्रश्रय दे रहे हैं हमारे वो छुपे हुए लोग जो घर के भेदिया हैं। वो घर के नहीं है एक्चुअली, वो भी घर के नहीं है सर। इनका पूरा का पूरा मंशा ही यही है, क्योंकि इन्हें 5 बार तैयार किया जाता है सर, एक दिन में 5 बार नमाज के जरिए, कि दूसरे किसी भी धर्म के लोग धार्मिक नहीं है, जिंदा रहने के काबिल नहीं है, उन्हें मार दो। हमारे खुदा के अलावा, हमारे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, और दूसरों को मानने वाले लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं है। अगर इस चीज में तुम्हें अपना स्वाहा भी करना पड़े, खुद को कुर्बान भी करना पड़े, तो तुम ये समझना कि अल्लाह ताला तुम पर खुश हैं, और अल्लाह ताला ने तुमको सीधे स्वर्ग में बुलाया है, या जो भी जन्नत में बुलाया है, जो भी समथिंग इनके वर्ड जो भी है। तो सर ये बचपन से तैयार हो रहे हैं सर, मानव बम तैयार हो रहे हैं सर। जिहाद बहुत छोटी चीज हो जा रही है मानव बम के आगे। सर अगर मैं इस पर उतर गई, जैसा हमारा जी सैनिक युद्ध स्थल में, हमारा सैनिक अपने आप को तैयार कर देता है कि जीऊंगा या मरूंगा, सामने वाले के साथ भिड़ जाऊंगा। जी जी सर वो पहले से फौलादी नहीं होता, ईंट पत्थर का लोहे का नहीं बना होता, लेकिन जिगर वो अपना मजबूत करता है। उसको पता होता है मुझे पता नहीं युद्ध क्षेत्र में मैं वापस लौटूंगा कि नहीं, पर मैं मार के मरूंगा। अगर मैंने करेक्ट, मान ही लिया, मैं तैयार ही हो गई कि मुझे अब मरना है, और लेकिन मुझे 50 को मार के मरना है, सर ऐसे मानव बम को कोई भी व्यवस्था सही नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मैं कह रही हूं सर, इनका अल्लाह गूंगा बहरा मूक है क्या, जो 5 बार लाउड स्पीकर के जरिए ये नवाज अल्लाह को नहीं सुनाया जाता है सर। इस चीज को सोचना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। बीच में यूपी सरकार ने बंद करवाया था सर, बीच में जी बंद जी करवाया था, लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होगी, नहीं होगी, लाउड हाँ स्पीकर पर अजान नहीं होगी, पर ये फिर भी चल रहा है सर। लाउड स्पीकर के करेक्ट, जरिए आप सिर्फ मनुष्य को बता रहे हो, इंसानों को बता रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करवाना बिल्कुल सही, चाहते हो। इसके जी सिवाय जी आप अल्लाह ताला को नहीं सुना रहे हो। अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए कोई लाउड स्पीकर अभी तक बनी ही नहीं है। मन की नहीं भावना है बनी, वो, मन की भावना बिल्कुल है। सही, हमें भी अपने भगवान को मानने के लिए हमारे मन में जगह है, हम अपने विचारों जी में सोचते हैं तो हम उन तक पहुंचते हैं। जी सर ये पूरी एक मानव बम बनाने की प्रक्रिया चल रही है सर, और इस पर सारी सरकारों को जल्दी से जल्दी कुछ सोचना चाहिए। सर ये जी हमारे गृह युद्ध छुड़वाने के चक्कर में पड़े हुए हैं सर, और मंशा एक ही है सर, चाहे आईपीएस आईएएस हो जाएं ये लोग,
चाहे ये बड़ी से बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन इनकी अपनी बुद्धि, अपनी सोच हम नहीं बदल पा रहे हैं सर। इंसान बनाने के लिए हमने कहा ना, हम अपने जन्मों दे देंगे ना, तब भी हम इंसान नहीं बना सकते। अगर मैं मानव बनने के लिए तैयार बैठी हूं, तो आप मुझे इंसान नहीं बना सकते सर। नहीं बना तो इसके लिए हमारे सही कहा लोगों आपने। की बलि चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोगों की बलि चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है सर। आज तो दिखाई दे रहा है कि रेल जिहाद हो रहा है, पटरी पर जिहाद हो रहा है, पटरियों को तोड़ा जा रहा है, नट बोल्ट खोले जा रहे हैं। सर इतना टाइम तो होता होगा, फटाक से पटरियों के नट बोल्ट तो नहीं खुल जाते? क्या उस नहीं नहीं वक्त नहीं, तक किसी के संज्ञान में नहीं आ रहा है? ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो बहुत बड़े करेक्ट। आश्चर्य की बात है। हमारी क्लिपिंग में सर 8 से 10 साल के बच्चे रेलों के आसपास पत्थर चलाते हुए हमने देखे हैं सर। लोगों की आंख फूट गई है, सर फूट गया है, ऐसे भी हुए हैं सर। अभी एसी में तो नहीं जी जी, होता है, एसी के शीशे फूटते हैं, लेकिन सर जो अभी भी जनरल होते हैं, जनरल उनकी कोच में तो खिड़कियों है से ही पत्थर नहीं अंदर। शीशे। हाँ, जी तो सर वो पत्थर लगते हैं सर, पत्थर लगते हैं। जी हम जी, किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं सर? व्यवस्था तो करेक्ट। इतनी कड़ी होनी चाहिए, प्रक्रिया इतनी कड़ी होनी चाहिए कि वो किसी एज का हो, किसी भी धर्म का हो, पकड़ो उसे, वहीं पर उसको पनिश्ड करो, और ऐसा पनिश्ड करो कि पूरे समाज को उसका डर बैठ जाए, खौफ बैठ जाए। करेक्ट। सर जी जी, ये बहुत जरूरी है। आप उस पर इन्वेस्टिगेशन, विचार विमर्श, ये क्या है चिंता? उन्होंने करने जी से जी, पहले कोई विचार नहीं किया सर। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आती इनकी नैतिक जिम्मेदारियां कहाँ है सर? 8 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को, ये मासूम बच्चों को आगे बढ़ा दे रहे हैं सर। ये कैसी जी जिम्मेदारी जी, है? ये कैसे माँ बाप हैं सर? करेक्ट। हम जी हम जी, हम एक बच्चे, 2 बच्चे पालने के लिए सर, कम से कम बच्चा जब तक 15-20 साल का नहीं होता, उसके आगे पीछे हाथ पकड़ करके चल के हम उसको घूमते स्कूल, रहते हैं। कॉलेज और यहाँ वहां पहुंचाते हैं सर। जी ये जी, हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो सही से जा रहा है कि नहीं, करेक्ट। उसने रोड क्रॉस ठीक से किया कि नहीं। सर इनके छोटे छोटे बच्चे नारियल काट रहे हैं सर। नारियल की जगह किसी जी का जी, गला काट दे, कोई असुविधा नहीं है सर, क्योंकि उसे काटना आता है सर। हमारे बच्चे काटना को आता है। चाकू छुरी पकड़ना नहीं आता है, उनको काटना आता है सर। दांते ले लेके जी काट जी, देते हैं सर। तो जी ऐसी जी, व्यवस्था में भगवान के लिए कोई ना कोई लॉ बनाना बहुत जरूरी है, और ऐसा बनाना है कि भाई इस उम्र तक आप हथियार उठा नहीं सकते, पहली बात। दूसरी जी बात, जो भी ये विक्टिम है सर, इनके साथ पूरे पूरे परिवार को पनिश्ड होना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रही हूँ सर, एक ही धर्म से क्यों हर हमेशा सामने आ रहे हैं सर? आप जी देखिए जी, सर, पहले भी आपने देखा होगा, बसें लुढ़क जाती हैं, ट्रेनें लुढ़क जाती हैं सर। करेक्ट। उसमें भी जब बहुत इनकी इंक्वायरियां बैठी सर, जी सैकड़ों ऐसे आए, नमूने आए, जिसमें ड्राइवर, लोको पायलट या जो भी, ये पकड़े गए सर, जिहादी थे सर, ये करेक्ट। मुस्लिम्स थे। तो जी जी, सर इतनी इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? मतलब हम क्या चाहते हैं, पूरे भारत के लोग एक बार स्वाहा हो जाएं, वो भी हिंदू, बाकी और धर्म के लोग? नहीं सर, इसके ऊपर चाहिए अपनी जिम्मेदारी सरकार ले, और सबसे पहले इन्हें उठा करके बाहर फेंके। इनकी जिम्मेदारियां जी उठाने के लिए हम लोग तैयार नहीं बैठे हैं सर। नहीं है। हम अपने जी एक बच्चे, 2 बच्चे को पाले, या इनके 12-20 बच्चे को पाले, इनके लिए तो वो खुदा की नेमत है। हाँ, उनके लिए होगी, उनके बच्चे हमारे टैक्स पे क्यों पले? सीधी सी बात है। सारी चीजों का फ्रीडम सरकार, चाहे जो भी हो, भाजपा सरकार क्या नहीं दे रही है सर? सर मैं बोल रही दे हूँ, रही। यूपी में सर 17.5 लाख घर सिर्फ इनको दिए गए। क्यों भाई? जी प्रधानमंत्री आवास की योजना इनको क्यों मिली? और अभी भी घिसट घिसट के वो लोग जो हिंदू जाति के छोटे वर्ण के लोग हैं, वो अभी घिसट रहे हैं, उनको नहीं मिला है सर, उनको नहीं जी मिला जी, है। सारी सुविधाएं इनको दी गई। क्यों भाई? किस खुशी में दी गई? करेक्ट। आप जी डेटा निकालिए, आप निकालिए, निकालने के बाद आप देखिए कि कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, आप उस हिसाब से जी उस आदमी को दीजिए। सीधी सी बात है। जी जी, अब हम देने ठीक के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत समय देख लिया, बहुत समय हम इस विचार को अपने मन में बैठाए रखे कि ठीक है। चलो ठीक है, भारत के लोग हैं, सब ठीक, हिल मिल के रहेंगे, मानते गए। लेकिन अब नहीं सर, चलो इस दम पर ठीक है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोज मैं भी ट्रेवल करती हूँ सर, किसी दिन मेरा स्वाहा हो जाए, ये क्या बात हुई? जी जी, ये तो बिल्कुल हम तैयार नहीं है सर। ठीक है। ठीक है मैडम, वापस मैं आऊँगा आपके पास। आपके जज़्बातों की मैं कदर करता हूँ, आप बहुत क्लियर बोल रही हैं
और जिहादी रोकने के लिए भी आपने बताया क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जिहाद जब तक नहीं रुकेगा कुछ नहीं होगा। ब्रजेश जी, आपसे मैं सीधा सवाल ये करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक इडियम बताता हूं। देखिए, इफ गॉड इज माई फादर, टीचर, गाइड एक्सेट्रा, हाउ कैन आई हैव फियर ऑफ एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन फिर भी हम फिजिकल वर्ल्ड में डरते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने से। क्यों? क्योंकि हर जगह अपनी जान का खतरा हिंदुओं को सबसे ज्यादा है, उनको भी है। लेकिन क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ये बहुत ज्यादा डरा रहा है कि कब हादसा किसके साथ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूं एडवोकेट साहब, इस समय अगर मुझे बोला जाए कि आप यहां से दिल्ली ट्रैवल करो ट्रेन में, हो सकता है कि मैं ट्रेन में बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूं, लेकिन हो सकता है इस समय में जाने में असमर्थता व्यक्त करूं और मैं बोलूंगा मैं अपनी या तो कार से जाऊंगा या मैं अपने किसी दोस्त के साधन से जाऊंगा, ट्रेन में तो नहीं जाऊंगा। ये एक तरह से बहुत ज्यादा हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्लस सनातन धर्म के ऊपर चोट कर रहे हैं। ये किस किस तरह का जिहाद कर रहे हैं ये देखा होगा आपने भी। मूत्र जिहाद, थूक जिहाद और क्या क्या जिहाद ये कर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, आप बताएं कि ये कहां तक कंट्रोल हो सकता है। इसके पीछे जो नियम बनाएंगे वो तो है ही है, ये लोग बनाएंगे, लेकिन अब देखिए टारगेट इन्होंने बनाया है यूपी को, क्योंकि यूपी में जो हमारे बाबा हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि जिहाद को भी खत्म कर दें। कोई भी जिहाद हो, लव जिहाद को उन्होंने ऐसा खत्म किया है कि आज तक वहां से कोई लव जिहाद का केस ही नहीं आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए सर, जब सारे हमने जब संविधान बना दिया तो हमारे जितने भी अधिकार हैं, जितने जी हमारे सिविल राइट्स हैं, जितने हमारे जो जनता के जो कार्य करने के तरीके हैं वो सभी सरकार को सौंप दिए हैं जी संविधान के माध्यम। तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 1947 में जो हमारा कानून, जब संविधान बना था उस समय पर हमारे कानून की व्याख्या हो जाती, और कहीं अगर कमी है तो उसमें वहीं पर तुरंत सुधार हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, पीढ़ियां और विचार इसको पनपने में और इसको खत्म करने में समय लगता है, सदियां लग जाती है विचार को दूसरे विचार में कन्वर्ट करने में। जी क्योंकि सर क्या होता है कि सर देखिए, हमारे यहाँ पर कई प्रकार के सर विचार चलते हैं, कई प्रकार की विचारधारा, अलग अलग मत मतांतर, क्योंकि सबको दे दिया अरे ना स्वतंत्रता, सबको विचारों की स्वतंत्रता दे दिया ना, तो कुछ भी बोले। लेकिन अब इसके सर मैं बताता हूँ थोड़ी सी बात है। इसके साथ साथ 1976-75 में जो 42वां संशोधन किया गया था संविधान का, तो ये शिक्षा जो राज्य को दे दिया, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। राज्य तो पहले था, केंद्र के पास नहीं था। ब्रजेश जी, आपकी थोड़ी ऑडियो ऑडियो क्लियर नहीं है, थोड़ा ऑडियो क्लियर करें आप। क्या? हाँ, मैं ऑडियो क्लियर नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी सर अभी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसके कुछ कारण है, कुछ फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों का। जी जी सन 2002 में संविधान में संशोधन किया था और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 जोड़ा गया था। थोड़ा जी ध्यान से इस बात को, में आर्टिकल 21 जोड़ा गया था। उसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को कंपलसरी शिक्षा का प्रावधान रखा गया। जी इसका अर्थ है कि सभी बच्चे स्कूल में होने चाहिए। कंपलसरी का अर्थ ये है कि सभी बच्चे स्कूल में होना चाहिए। जो कंपलसरी बच्चों को नहीं भेज रहा है या जो जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उनके ऊपर कंपलसरी सर पनिशमेंट का प्रावधान भी होना चाहिए था। जी तो 6 से 14 साल के बच्चे वहां पर जब स्कूल में जाएंगे, आप सर जो टीचर पढ़ाते हैं ना, टीचर का जो कोर्स होता है बीएड का, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे सरसरी नजर से, तो उसमें क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट, पीटीएम, स्कूल मैनेजमेंट, जी बाल विज्ञान, आपका सर स्कूल का सर जो व्यवस्था कैसी होती है, ऊपर तक हमारा वो पत्राचार कैसे करते हैं, बहन जी यही पढ़ाया जाता है ना बीएड के उसमें डिग्री में। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर इसका मतलब यह है कि टीचर 35-40 बच्चों के ऊपर वो नजर रखता
और उन बच्चों में से कोई ब्लैक शीप होता है तो वो उसके पेरेंट्स को एक पीटीएम नाम का हमारा होता है, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग, एवरी जी, जी। मंथ एवरी उसमें प्रावधान होता है। वो टीचर अगर कुछ होता है तो एक पुलिस का भी रोल निभाता और वो पेरेंट को बोलता कि ये गड़बड़ हो रहा है, आप बताइए बच्चा स्कूल के बाद कहाँ जाता है, जी, जी। किससे मिलता है? 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो किससे मिलता है? इसमें करेक्ट। सब बच्चों को करिकुलम बनता, वहाँ पर वो डायरी नोट होती टीचर की। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हुई एजुकेशन के नाम पर कि हमारे भारत में 64-65 एजुकेशन बोर्ड बने हुए हैं। अरे जब जी, देश जी। एक है, देश की इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता शब्द तो एक ही है ना। ऐसा तो है नहीं राजस्थान की अखंडता अलग होगी, यूपी की अखंडता ये जी, जी। होगी। एकता जी, अलग जी। क्यों? अखंडता आएगी कहाँ से? एकता आएगी कहाँ से? शिक्षा से आएगी ना। करेक्ट। भाई मैथमेटिक्स जम्मू कश्मीर में भी 2 और 2 4 ही होते हैं। शायद मेरे ख्याल से तमिलनाडु में भी 2 और 2 4 ही होंगे। उसकी भाषा तमिल हो सकती है, लेकिन 2 उधर 4 ही होंगे ना। तो जो संविधान में जो 22 भाषाएँ हैं, उन 22 की 22 भाषाओं में एक ही शिक्षा दीजिए आप। डार्विन का सिद्धांत तमिलनाडु में अलग हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अलग होगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर ये नहीं, अलग-अलग नहीं, बोर्ड नहीं। क्यों बनते हैं? इसका मतलब एक देश एक शिक्षा कंपल्सरी तौर पर, कंपल्सरी बोल रहा हूं मैं, कंपल्सरी 18 साल तक के बच्चों को स्कूल के सुपरविजन में होना चाहिए और प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए कि आपके वहां जो बच्चे जा रहे हैं उनका फिर वहां पर वो वहां से उनकी मॉनिटरिंग होगी। करेक्ट। ऐसे आप फिर खुले में मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे। हमारे पास में 250 की आबादी पर एक पुलिस वाले होने चाहिए। राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है सर। 3,20,000 पुलिस वाले होने चाहिए हमारे राजस्थान, अकेले राजस्थान में 3,20,000 है कितने? जी, मात्र जी। 50,000 है नहीं है। कितने? मात्र 50,000। आप सर क्यूरेटिव थ्योरी पर जाओगे ना, क्यूरेटिव थ्योरी का मतलब है कि कांड हो गया उसके बाद में आप करें। हमारे पास में सर पर मिलियन जज की संख्या 20 होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कितनी है सर? 51 80 सॉरी, हमारे यहाँ पर जो पर मिलियन जज होने चाहिए 51, हमारे यहाँ पर कितने हैं? मात्र 51। 20, मात्र 20 जज हैं हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास जजेस की कमी है, हमारे पास पुलिस वालों की कमी है, हमारे पास कोर्ट की कमी है। तो आप इतना जल्दी रातों-रात तो बनेंगे नहीं। रातों-रात आपके पास में एक ही चीज़ हो सकती है, सबसे पहले तो जितने भी कंपल्सरी जो बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, इनको कंपल्सरी स्कूल में एडमिशन करवाइए, जैसे असम में किया गया है। असम में सारे मदरसे को लॉक करके मदरसा बोर्ड का जितना भी रिकॉर्ड है, वो असम बोर्ड में दे दिया और सारे बच्चे ट्रांसफर कर दिए सरकारी स्कूलों में। वहाँ पर प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों पर जो पीटीएम के माध्यम से नज़र रखें। एक करेक्ट। तरीका, ये हो गया सर आपका एजुकेशन। इसका मतलब हमारा एजुकेशन डिफेक्टिव है। हर स्टेट को गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक नोटिस भेजे कि भैया जितने भी आपके पास में जितने फालतू के बोर्ड चल रहे हैं ना उनको खत्म करके आप स्टेट जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें करिए। और आने वाले टाइम में आपका जो एक देश एक शिक्षा बोर्ड की तरफ भी जाना चाहिए। मेरा ये सुझाव है एक। दूसरा, बिल्कुल सही। पॉलिटिक्स। आप सर वर्ल्ड के 193 देशों को उठाकर देख लीजिए। एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी? मैं आपको बताता हूँ सर, भारत में आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको 3000 पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, अगर एमएलए और एमपी का या फिर आपका जो लोकल चुनाव होते हैं और ये ईवीएम्स होते हैं, एक ईवीएम में केवल 12 कैंडिडेट का ही नाम आ सकता है, 12 कैंडिडेट का। आप सोचिए, यदि 3000 पॉलिटिकल पार्टी सभी उम्मीदवार अपने सभी सीट को उतारने लग गए तो एक सीट पर 3000 उम्मीदवार तो कम से कम उतरेंगे, ये तो तय है। तो बिल्कुल। 3000 ईवीएम के लिए 12 कैंडिडेट के हिसाब से कितनी ईवीएम लगेंगे सर? 250। एक बंदे को 250 जगह वोट डालने पड़ेंगे सभी उम्मीदवार तक जाने के लिए। तो आप ये सोचिए सर, हमारे यहाँ पर इतना ये पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कुकुरमुत्ता नहीं होता बरसात के मौसम में, कुकुरमुत्ता जिसकी जी, इच्छा जी। हुई वो उसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का कोड ऑफ कंडक्ट होना कंपलसरी है। मैं इन पे भी रोक लगे। यस, 100% इनके लिए एक, जैसे हमारी आचार संहिता होती है ना सर, इनकी भी एक जी। मानक सदाचार संहिता होनी कंपलसरी है, कोड ऑफ कंडक्ट। कि करेक्ट। आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये जो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं इस पर हर एक चीज को अगर डिटेल में करूंगा तो। नहीं, 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 शॉर्ट तीसरा करो, शॉर्ट नंबर करो, शॉर्ट। तीसरा नंबर सर, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर
हमारे यहाँ पर जो थ्योरी चलती है पनिशमेंट की, कौन सी थ्योरी चलती है? रिफॉर्मेटरी थ्योरी। जी इसका मतलब क्या है? जी कि हम जोड़ देते हैं, अरे तो भटके हुए युवा है, आ जी जी जाएंगे लाइन में, आ जाएंगे, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इसको बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, इसको बोलते हैं रिपेट्रिएटरी थ्योरी, इसका बोलते हैं पश्चाताप वाली। बोले ठीक है, इसको एक बार थोड़ा समय दो, इसको पश्चाताप होगा। कितना पश्चाताप हुआ भाई, कितना पश्चाताप हुआ? थ्योरी होती है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा गंदा शब्द है सर, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, कि जो तो को कांटा बोए ताए वो तू भाला, वो भी लाला याद रखेगा पड़ा किसी से पाला। इसको बोलते हैं डिटरेंट थ्योरी। जी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कर रहे थे प्रदर्शन, आजीवन कारावास दे दी। और हमारे यहाँ पर प्रदर्शन करने वालों को क्या होता है? हमारे यहाँ पर प्रदर्शन करने वालों को लाल किले पर चढ़ाया जाता है। जी इसीलिए आपको सर एक ये पनिशमेंट की थ्योरी चेंज करनी होगी। 3, चौथा आपका लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर फौज में होता है सबसे पहले सर, सबसे पहले फौज में किक मारी जाती है। एक बोलता है, एक गलती करता है, सबसे पहले सबको फॉलन करवाया जाता है, सबको। मैंने रात को 12 बजे बढ़िया से मस्त नींद आ रही है, खाना पीना खा के, दिन भर हमने काम किया, दिन भर काम किया। ऐसे वहां पर गुजरात में जहां पर कंक्रीट की जगह है, वहां पर 1.5 फीट की हमने खाई खोदी, हाथों में छाले पड़ गए। रात को सीएम के सामने कोई पनिशमेंट प्रॉब्लम आ गई, सबको फॉलन करवा दिया। बोले ये होता है कलेक्टिव पनिशमेंट। बोले आप या तो इसको समझाओ, नहीं तो सारे के सारे यहीं खड़े रहोगे आप। करेक्ट भाई जब ये जो बुलडोजर थ्योरी है ना, यही तो है कि घर वाले या तो समझाओ घर वालों के। अच्छा एक बात बताइए, बुलडोजर थ्योरी पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है ना कि एक की सजा 11 लोगों को क्यों? मैं आपको एक बात क्यों? बताऊं, घर में कोई गड़बड़ी कर रहा है ना सर, मेरे पड़ोसी है, मेरा एक पड़ोसी जयपुर में ही सर, उसका बच्चा शराबी हो गया, शराबी हो गया सर, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब एक बात बताइए, वो कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका घर टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। क्यों? नहीं क्योंकि जुड़ेगा। उन्होंने पुलिस को बता दिया, थाने को बता दिया, बोले भाई ये उद्दंडी है, ये पापी है, ये अपराधी है। तो जिनका घर टूट रहा है उन्होंने बताया नहीं घर में, उन्होंने पापी को छुपाया, अपराधी को छुपाया। जी 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 हैं सर, ये है इसके पीछे सर लॉजिक। अगर सुप्रीम जी कोर्ट जी बोलता है कि मत तोड़िए, सॉरी, संविधान को हमें दोबारा पढ़िए, संविधान को दोबारा पढ़िए। अगर आपका बच्चा उद्दंड है, गलत कर रहा है, आप थाने में लेके जाइए, थाने से भी नहीं सुधर रहा है तो उसको आप बेदखल कीजिए घर से। क्यों नहीं कर रहे जी हो घर जी से बेदखल? आप क्यों उसको पाल रहे हो? इसका मतलब आप उसको प्रश्रय दे रहे हो, आश्रय दे रहे हो भाई। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, 3-4 फैक्टर्स हैं, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, क्राइम कंट्रोलिंग, लॉ एंड ऑर्डर और पनिशमेंट, ये 4-5 थ्योरी है सर। इन थ्योरीज पर भारत सरकार तुरंत संज्ञान ले। अब मैं बात होता हूँ सर आपके लिए कि भाई ये तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ये काम, तो अभी तुरंत हम क्या कर सकते हैं? भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत अच्छा सेक्शन जुड़ा है, जो कि जिसको बोलते हैं संगठित अपराध। ये पहले नहीं था, ये नया जोड़ा गया है। अभी संगठित जोड़ा। हाँ अपराध का अर्थ ये है सर, संगठित अपराध का अर्थ यह है कि कोई भी अपराध ये साबित हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक लोगों ने किया है, तो उसको हम संगठित अपराध कहेंगे। और संगठित अपराध करने वाले और संगठित अपराध को सहायता करने वाले जितने भी लोग करने हैं, वाले। जितने भी सपोर्ट करते हैं, जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, सबको सजा मिलेगी। करेक्ट मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पुलिस को, स्टेट पुलिस को, आप 2 या 2 से अधिक कोई भी अपराध लोग करते हैं तो उसमें तो भारतीय संगठित में संहिता आएगा। 109, 110, 111 सेक्शन आप तुरंत जोड़िए। आजीवन कारावास है उनके लिए, आजीवन कारावास। उनकी बेल जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगी नहीं। करेक्ट तो ये सर होता है सर तुरंत एक्शन लेने के लिए। जी 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 ब्रजेश जी, मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार ये सोच रही है कि कोई बड़ा हादसा हो तब हम एक्शन लें। हाँ वंदना जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? 30 सेकंड आपको देता हूँ, बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। मैं कुछ अनुच्छेद पढ़ रही हूँ सर कि हाँ अपने बोलिए। जो भी कांग्रेस के कार्यकाल में डाले गए, हम पर थोपे गए हैं जी जी सर, उन्होंने अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बनाया। जी ये एक, जब धर्मांतरण को वैध बनाया गया तो जी जी किसी जी भी तरह से, किसी भी आप धर्म से अवरुद्ध करके दूसरे धर्म में डाल रहे हो, इसको वैध बनाने जी की कोई जरूरत नहीं।
ये लचर प्रक्रिया। दूसरा है, उन्होंने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा को छीना है। बाकी लेकिन उसी 30 के अनुसार मुस्लिमों और ईसाइयों को उनकी धार्मिक शिक्षा पर उनको अनुमति मिल गई। सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। तीसरा है, NHRCI अधिनियम 1951 लागू करके उन्होंने मंदिर और मंदिरों के पैसे पर हिंदुओं से छीनने की कोशिश की और आज तक उसके ऊपर संज्ञान लेते रहे। करेक्ट। हिंदू कोड बिल के तहत तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ, जबकि हमारी बहुविवाह अनुमति को उन्होंने खारिज किया। ये एक तरह से सही। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।